बात करें रेजिस्टेंस की यूनिट की, तो इसकी यूनिट होती है ओम, जो कि ओम्स लॉ, जिन्होंने ये ओम्स लॉ बनाया था जॉर्ज साइमन ओम, उन्हीं के रिस्पेक्ट में ये ओम रखा गया है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, यानी कि रो की, जो कि हमें इस फॉर्मूले में मिला था। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन को हम एक बार पढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी व्हेन कंडक्टर इज ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, देखो जो रेजिस्टिविटी होती है उसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि जो मैंने लेंथ लिया है कंडक्टर की वो 1 यूनिट लेंथ है, यानी कि 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर या फिर 1 किलोमीटर, जो भी हम बोलें, किलोमीटर तो नहीं लेते वैसे। ठीक है, मतलब मैंने जो लेंथ है वो 1 यूनिट लिया है और जो एरिया है वो भी 1 स्क्वायर यूनिट लिया है, यानी कि मैंने L की वैल्यू 1 लिया है, A की वैल्यू भी 1 लिया है, तो R इज इक्वल्स टू रो नहीं हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि जब 1 बाई 1 तो कट के 1 ही आ जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू रो आ जाएगा, है ना, R इज इक्वल्स टू रो आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये डिफिनेशन बनाई है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर यानी कि R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी यानी कि रो व्हेन कंडक्टर इज ऑफ यूनिट लेंथ, यानी कि जो हमारा L है इसकी वैल्यू अगर 1 हो जाए एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और A की वैल्यू भी 1 हो जाए, यानी कि जब L की और A की वैल्यू 1 हो जाती है तब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इक्वल टू रेजिस्टिविटी हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टिविटी को हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन तब जब हमारा लेंथ 1 यूनिट हो और एरिया भी 1 स्क्वायर यूनिट हो। ठीक है, अब रो को हम मतलब कि इस फॉर्मूले को हम अगर पलट के लिखें तो रो का हमें फॉर्मूला ये मिल जाता है। अब इसकी यूनिट क्या होती है रो की, अगर हम यूनिट देखें तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कटा तो ये हमारा बचा ओम मीटर, तो इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। अब ये क्या चीज़ होती है, देखो हमने पढ़ा रेजिस्टर्स के बारे में। रेजिस्टर्स क्या होते हैं, वो जो करंट को फ्लो होने से रोकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो रेजिस्टर हैं उनको बहुत तरीके से कंबाइन किया जा सकता है। हो सकता है कि हम इसको उसमें जोड़ दें, मतलब बहुत से तरीके हैं कंबाइन होने के। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 तरीके हैं, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि मान लो कि मेरे पास रेजिस्टेंस एक है R1, एक था R2 और एक था R3। ठीक है, तो मैंने तीनों को एक साथ इस तरीके से जोड़ दिया, मतलब एक लाइन में मैंने तीनों को जोड़ दिया। ठीक है, मैंने एक लाइन में तीनों को जोड़ दिया। अब ठीक है, अब उसके बाद मैंने इसको एक एमीटर से कनेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद इस एमीटर को मैंने कनेक्ट किया एक बैटरी से। उसके बाद फिर मैंने एक यहाँ पे की लगाया और फिर मैंने इसको यहाँ से जोड़ दिया। अब मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया। ठीक है, और सब में यहाँ पे मैंने R1 में भी, R2 में भी और R3 में भी मैंने वोल्ट मीटर अलग से लगा दिया है। इसका मैंने लिखा है V1 V2 V3। अब जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है उसकी ये पहचान होती है, जो हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है उसमें I कांस्टेंट होता है। I क्या होता है, करंट, यानी कि जब भी मैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करूँगी तो वहाँ पे जो करंट है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि अगर इसमें आई करंट R1 मतलब इसमें भी अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा होगा और इसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा होगा, मतलब तीनों में जो करंट है वो सेम होगा। ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन की पहचान होती है। ठीक है, तो अब यहाँ से मतलब वोल्टेज निकला। ठीक है, यहाँ पे गया V1 V2 V3। अगर तीनों को मिलाएं तो तीनों का जो वोल्टेज होगा इसके तो इक्वल ही आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा या कम तो नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम्स लॉ के थ्रू हम ये जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू IR होता है, यानी कि इस V1 को, यानी कि जो यहाँ मैंने V1 लिख रखा है V1, ये इज इक्वल्स टू I, जितना इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, यानी कि V इज इक्वल्स टू I R1। फिर V2 के साथ हम लिख सकते हैं I करंट फ्लो हो रहा है और ये R2 I R2। सेम चीज़ V3 के साथ I R3। अब इन तीनों वैल्यूज़ को, यानी कि जो मेरे पास ये तीनों वैल्यूज़ हैं, इसको हम इस इक्वेशन में रखें। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया आई आर, वी की वैल्यू आई आर मैंने लिखी है, वी की वैल्यू आई आर इज इक्वल्स टू V1 की जगह मैंने लिखा है आई आर वन, V2 की जगह मैंने लिखा है आई आर टू, V3 की जगह मैंने लिखा है आई आर थ्री। ठीक है, अब मैंने आई को और आई को इसमें से मैंने इन तीनों में से मैंने आई को कॉमन ले लिया और इस आई से मैंने काट दिया, तो मुझे मिला आर इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब क्योंकि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो हम यहाँ पे छोटा सा S लिख देते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें अच्छे से। ठीक है, तो जब भी मैं बात करूँ सीरीज़ कॉम्बिनेशन की तो वहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, जितने भी रजिस्टर होते हैं हम तीनों को सिंपली, मतलब जितने भी हों, ज़रूरी नहीं कि वो 3 ही हों, 1 2 3 जितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो हम सबको क्या करते हैं, सिंपली बस ऐड कर देते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा है, इफ 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखेंगे, गिवन दैट R1 इज इक्वल्स टू 2 ओम और R2 इज इक्वल्स टू 3 ओम है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सीरीज में RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है, तो RS इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 ओम इज इक्वल्स टू 5 ओम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, सीरीज में सिंपल सा याद रखने का तरीका है कि सीरीज में हम सिंपली चीज़ों को, मतलब रेजिस्टर्स को सिंपली ऐड कर देते हैं। अब सेकंड है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, ये हम एक लाइन में ना जोड़ करके हम कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं, जैसे कि अगर ये मेरा R1 है तो इसके नीचे मैंने R2 और इसके नीचे मैंने R3 और इन तीनों को एक वायर में करके एमीटर लगाया मैंने, फिर यहाँ पे मैंने बैटरी लगाया, उसके बाद इन सबको इस तरीके से मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, अब देखो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या चीज़ कॉमन होती है, उसमें ये होता है कि इसमें हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। सीरीज में क्या होता था, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता था और पैरेलल में हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये R1 या R2 या R3, अब इसमें से यहाँ से करंट निकला,
आई करंट निकला, इसमें पहुंच गया I1, इसमें पहुंचा I2, इसमें पहुंचा I3, ठीक है। इसमें करंट अलग अलग होता है लेकिन पोटेंशियल यानी कि जो V है वो सब में सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से आई करंट निकला, I1 I2 I3 में बट गया, लेकिन फिर से यहाँ पे तीनों मिलकर आई करंट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि I इज इक्वल्स टू V/R होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसमें हम I इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा, V/R, तो V/R इज इक्वल्स टू, अब I1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V/R1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल यहाँ पे V है और इसका रेजिस्टेंस R1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना I1 इज इक्वल्स टू V/R1, I2 इज इक्वल्स टू V/R2 और I3 इज इक्वल्स टू V/I3, ठीक है, लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया है कि V इसमें से मैंने V को कॉमन ले लिया है और इस V से काट दिया मैंने, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया, ठीक है। अब पैरेलल दिखाने के लिए हम यहाँ पे इसको P से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं। If two resistors of resistance 2 ohm and 6 ohm are connected in parallel, find net resistance, ठीक है। मैं गिवन है एक रेजिस्टर हमारा है 2 ओम का, दूसरा रेजिस्टर है हमारा 6 ओम का, ठीक है। हमसे पूछा कि नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हमको पता है कि 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/6। अब इसको हम रिवर्स कर देंगे यानी कि इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 6/4 इज इक्वल टू 3/2 ओम हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।